क्लास में कौन नहीं थे? तुम नहीं थे ना? क्यों? खांसी हो रही थी। आज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है? और जो हाँ 3 पार्ट है हिस्ट्री के, आप सब लोगों को पता है क्या क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन जो है अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया है ना। भारत के, एक बार ऐसा क्वेश्चन, भारत का जो भी इतिहास लिखा गया है वो भारतीय लोगों के द्वारा पहले नहीं लिखा गया था। ज्यादातर भारत के इतिहास के बारे में जानकारी किनसे मिलती है? अंग्रेजों से। उन जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने रिसर्च किया भारत के बारे में और काफी सारी जानकारियां उन्हें मिली, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड को बांटा है। एंशिएंट पीरियड का मतलब मिडाइवल, जहां से इस्लामिक कल्चर भारत आया। एंशिएंट कल्चर वो था जो भारत में खुद ही डेवलप हुआ। एंशिएंट पीरियड का मतलब जब भारत का जो कल्चर था वो यहीं पे डेवलप हुआ था। एंशिएंट पीरियड इस्लामिक कल्चर से संबंधित है और मॉडर्न पीरियड जब ब्रिटिश भारत में आए। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है, तो एंशिएंट में क्या क्या टॉपिक है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा कल्चर भी, हड़प्पा कल्चर, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता। इसके बाद भारत के, हम लोग एंशिएंट पीरियड का हिस्ट्री का देख रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी हम लोग आज की क्लास में उसी को करेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिखा रहा हूं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को करने के बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, कॉमा वैदिक पीरियड। ये सारे टॉपिक। उसके बाद मौर्यन अंपायर, फिर गुप्ता अंपायर, और इस तरह से एक दो और अंपायर हैं, साम्राज्य हैं जिनके बारे में करेंगे। तो मोटा मोटी आपको ये सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना है एनसीएंट पढ़ते टाइम। आखिरी से पहले वाला क्या लिखा था? मौर्यन। Yes, sir. सही।
अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत का नाम कैसे मिला। राजा भरत से। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? अभी देखते हैं सबसे पहले, है ना, हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। इससे पहले एक टॉपिक कर लेते हैं कि हिस्ट्री है क्या। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इतिहास वो है जिसका कोई लिखित प्रमाण हो, जिसका रिटन रिकॉर्ड हो, है ना। अब है कि बहुत सारी चीजों का रिटन, एक कहानी भी लिखा हुआ होता है, तो क्या वो भी इतिहास है? नहीं। इतिहास के लिए रिटन रिकॉर्ड, लिखित प्रमाण होने के साथ साथ कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी होना चाहिए, पुरातात्विक जिसको कहते हैं, है ना। जैसे किसी ने बोला कि वहां पे एक नदी गुजर रही थी, है ना, या राम सेतु के बारे में देख लो। राम सेतु जो है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक ब्रिज है जिसकी रामायण में चर्चा है, उसकी एक तो लिखित प्रमाण है, किताबों में है ना। और सिर्फ किताबों में होने से आ जाओ तो राम सेतु के बारे में बुक में है, ठीक है, किसी न किसी कहीं ना कहीं पे वो लिखा हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ लिखे हुए रहने से हम उसको इतिहास कह सकते हैं? रिटेन के साथ साथ उसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी होना चाहिए। तो हिस्ट्री वो है जिसका कोई रिटेन प्रूफ हो। तो भारत में अच्छा चेयर ले लो उस क्लास से। निकालो जल्दी से, काजल कॉपी निकाल दो। ठीक है, तो सुनो यहां से, अभी हम लोग इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया, हम लोग एंशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीन हिस्ट्री में बांधा जाता है पूरे इतिहास को। इतिहास हर वो चीज है जो आज से पहले हुआ, ठीक है, आज से जो भी चीजें पहले हुई घटना, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग होता है बहुत 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 पहले से, है ना। तो एंशिएंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, ठीक है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो हिस्ट्री, कहां से हिस्ट्री को हम लोग कहेंगे, और दूसरा है कि एक इंडिया के नाम से संबंधित। तो हिस्ट्री का स्टार्टिंग देखते हैं कि रिटेन प्रूफ, भारत में सबसे पहले जो लिखी गई है किताब वो कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी लिखी रिटेन सोर्स कौन सा है? वेद, ठीक है, और उसमें भी ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पीरियड है, जिस समय ऋग्वेद में जिस समय की कहानी है, उसी पीरियड को कहते हैं वैदिक पीरियड। जो भी किताबें हैं जैसे रामायण, महाभारत, ये सारी किताबें और जितने भी पुराण हैं, जो भी पुराने जमाने की किताबें हैं, वो सब इसके बाद लिखी गई। उनमें से कई सारी किताबों में कहानी इससे पहले का है, कहानी इससे पहले का है, पर लिखा कब गया है? वो ऋग्वेद के बाद में।
तो भारत में ऋग्वेद के बाद का जो समय है वो कहलाता है मुख्य रूप से हिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद का जो भी किताबें हैं, जो हमारे पास रिटन प्रूफ है, उसके साथ साथ उसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलता है ना। तो वैदिक पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे, यहां पे आगे चल के देखेंगे कि बुद्धिज्म आया, है ना, जैनिज्म, इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य, और फिर आगे ऐसे बढ़ते हैं। वैदिक वेदा से पहले, ऋग्वेद से पहले क्या था? ऋग्वेद से पहले दो चीजें हैं। पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा की सभ्यता भी, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसे हम लोग हिस्ट्री से पहले का कहते हैं और इसका नाम है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब कि हिस्ट्री तो है, वो हमें पता है, उसका प्रूफ है सब चीज, पर इसके बारे में किसी किताब में डिस्कशन नहीं, इसका डायरेक्ट रिटन प्रूफ नहीं मिलता है। हड़प्पा के समय पे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस टाइम की बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास लिखी हुई, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह भाग है जिसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब उस समय की कुछ मकानें मिली, कुछ सिक्के मिले, है ना, कुछ खिलौने उस टाइम के बने हुए मिले। तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो है, लेकिन रिटन प्रूफ या तो नहीं है या तो हम पढ़ नहीं पाए उसको। सेम बात है दोनों। अगर रिटन प्रूफ है भी लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग क्या सोचते थे? जैसे अक्सर इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कई बार ऐसी बहस होती है कि क्या वो लोग देवताओं को पूजते थे, और अगर पूजते थे तो किस देवता को पूजते थे? तो हमें नहीं पता, है ना। कुछ प्रूफ आर्कियोलॉजिकल मिले हैं, जैसे कि पशुपति, है ना, उस समय एक मूर्ति मिली है जिसका पशुपति, जिसका नाम रखा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि वो शिव के अवतार हैं और उसको लोग पूजते थे। पर फिर भी जब तक हमें पता नहीं चलेगा, उनकी किताबें नहीं मिलती है या हम पढ़ नहीं लेते हैं कि उनके सिक्कों पे, उनके जो भी औजार है उस पे क्या लिखा हुआ है, तब तक हम नहीं कह सकते। तो प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह भाग है जिसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है। लेकिन नो डायरेक्ट रिटन प्रूफ, अब या तो डायरेक्टली रिटन प्रूफ नहीं मिला, या तो हम क्या किए, पढ़ नहीं पाए उसको, है ना। लेकिन इन सारी सभ्यताओं के बारे में, इस प्रोटो हिस्ट्री के बारे में किसी और सभ्यता की किताब में चर्चा है। समझो बात को। जैसे तुमने अपनी जिंदगी में 5 साल कहीं पे बिल्कुल अलग बिताए, है ना, बिल्कुल अलग जगह चले गए और वहां पे रह रहे हो, तो उस 5 साल में तुम रह रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे पता चलेगा? जब तक तुम खुद नहीं बताओगे किसी को। तुम बताओगे कैसे? लिख करके, है ना। उस टाइम पे तो YouTube नहीं था कि बैठ करके वहां पे जो है चैनल वीडियो बना रहे हैं, है ना, स्टेटस डाल दिए कि जान लो भाई आज मैं चाउमीन खा रहा हूं, है ना। ये काम तो नहीं था उस समय पे। सिर्फ एक ही चीज था कि लिखा जा सकता था, या तो कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए जा सकते थे, कोई खिलौना, कुछ आर्ट, कोई पेंटिंग, है ना, यही सब चीज बनाया जा सकता था। तो तुम 5 साल अगर कहीं पे रहे, उस 5 साल में मान लो तुमने पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग को देख करके अब तुम चले गए, है ना। अब बहुत सालों के बाद तुम्हारी अगली पीढ़ी आती है और तुम्हें ढूंढते ढूंढते कि भाई कहाँ थे मेरे पूर्वज हैं, है ना। उनको तुम्हारी सिर्फ पेंटिंग मिलती है।
उस पेंटिंग से भी बहुत हद तक निकाला जा सकता है कि उस समय तुम क्या सोच रहे थे, है ना। तुमने एक नदी बनाया, नदी के किनारे एक अकेला आदमी मछली मार रहा है, तो इन सारे चित्रों का मतलब निकलता है ना कि तुम उस समय शायद अकेला फील कर रहे हो या तुम जंगलों के बीच में रह रहे हो। लेकिन फिर भी जब तक लिखा हुआ चीज नहीं मिले तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते। तो प्रोटो हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ चीज नहीं मिला, या तो हम उसको पढ़ नहीं पाए, लेकिन इस समय का चर्चा किसी और ने किया है ना। जैसे तुम लोगों ने इंडिका किताब का नाम सुना होगा। इंडिका बुक है, बहुत ही फेमस किताब है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इंडिका नाम की एक पुस्तक ग्रीक का एम्बेसडर था, जो किसके कोर्ट में था, किसके साम्राज्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसी ने मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखी इंडिका। उस किताब में भारत के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन वो किताब हमें मिला नहीं। वो किताब का कोई भी अंश अभी बचा नहीं है। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलता है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ था? क्योंकि किसी दूसरे किताब में उसको रेफर किया गया है। तुम पढ़ते होगे, कई सारी बुक पढ़ते हो, उसमें लिखता है कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा कहा था। तो इंडिका किताब में क्या लिखी हुई है, बहुत सारी बातें किसी और बुक में रेफर की गई है कि जैसा मेगास्थनीज ने इंडिका किताब में लिखा है कि इस शहर में इतने इतने ऐसे ऐसे थे। तो प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन रहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का जो पीरियड है इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, इतिहास से पहले। प्री हिस्ट्री का मतलब कि सिर्फ जो है हमें आर्कियोलॉजिकल ही प्रूफ मिला है। ओनली आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। आर्कियोलॉजिकल मतलब जिसे खुदाई से प्राप्त किया जाए, है ना। जमीन की खुदाई करने से जब हमें सिक्के मिलते हैं पुराने जमाने के, कुछ अंदर एक दीवार मिला, है ना, कुछ खिलौने मिलते हैं, तो उसे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ कहते हैं। प्री हिस्ट्री इतिहास का वह पार्ट है जिसका कि कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है, उसके बारे में किसी पुस्तक में प्रूफ के साथ नहीं लिखी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके अंदर हमारे पास कुछ मतलब रिटन प्रूफ है, बट उसके डायरेक्ट नहीं है ना। उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसने लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि हमारा वहां से व्यापार होता है। तो हमें पता चला कि इंडस वैली जो है व्यापार करता था मेसोपोटामिया के साथ। लेकिन इंडस वैली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा की सभ्यता है, उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं मिली है जिसमें लिखा हुआ हो कि हम मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। या तो हम उसको पढ़ नहीं पाए, हो सकता है जो लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हो, लेकिन जब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे तब तक कैसे कह सकते हैं कि उसमें क्या बातें लिखी हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्यों उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, किस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। इससे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं कि प्री हिस्ट्री का कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है प्री हिस्ट्री का, इसमें हमें क्या क्या चीजें हैं। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? इसको नोट डाउन करो अच्छे से। जितने गंदे से मैं लिखा हूं यहाँ पे उतने मैथ मत लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो लिखो, खुद से लिखो थोड़ा सा।
लिख लियो। अब देखते हैं भारत का नाम कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे सिंधु। सिंधु एक रिवर की नाम है, एक नदी है, ठीक है, जो भारत से होके बहती है ना, भारत और पाकिस्तान, अभी के भारत और पाकिस्तान के, उस समय तो सिर्फ भारत ही था। सिंधु नदी की चर्चा किस किताब में है? ऋग्वेद में। पता था ऋग्वेद पहला किताब है, तो ऋग्वेद में सिंधु नदी को, ऋग्वेद में कई सारी नदियों का चर्चा है, उसमें से एक सिंधु नदी भी है ना। और ये भी बताया हुआ है इस किताब में कि सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता थी, है ना, लोग रहते थे। चेयर ले लो वहां से, है यहाँ आ जाओ ज्योति, एक चेयर खाली है और कई दो तीन खाली है। तो ऋग्वेद किताब में ये बताया गया है कि सिंधु नदी जो है वो भारत से होकर के बहती है और इसके आसपास लोग रहते हैं, गांव बसे हुए हैं। जब सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे देखो, थोड़ा सा जहां पे पाकिस्तान है अभी का, उस समय तो भारत ही था। इस जगह पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे क्या है? ईरान है। और ये वाला जो है अरेबियन सी, अरब सागर। जो सिंधु नदी है वो कुछ इस तरह से बहती है, ध्यान देना, यहां से निकल के ऐसे हो करके और यहां से अरेबियन सी में मिल जाती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं, सतलज और चिनाब, रावी, ब्यास। पाकिस्तान से एक मिलती है जो काबुल है। ऐसी इसकी ट्रिब्यूटरी भी है। अब ये सारी जो है जहां पे जो सभ्यता हुआ करती थी, इसी के बारे में कह रहा है, यही सिंधु नदी है और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे शहर ऐसे इसके चारों साइड ऐसे बसे हुए थे। इनका सबसे पहले जो कांटेक्ट हुआ वो किनसे हुआ? ईरानियों से हुआ। सबसे पहले किनसे कांटेक्ट हुआ? ईरानियों से। ईरानी लोगों के द्वारा बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं? पर्शियन। जो ईरानी लोगों की भाषा थी, ईरान के देश की भाषा थी, उसको पर्शियन कहते हैं। अभी भी ईरान में पर्शियन बोला जाता है। तो ये जो लोग थे, इनके कांटेक्ट में आए कौन? ईरानी लोग। तो सिंधु नदी को ईरानियों ने बोला हिंदू। Iranian called सिंधु एज हिंदू, क्योंकि उनके भाषा में एस स्वर नहीं है, एस का प्रोनाउंसिएशन, वो एस नहीं बोल सकते, वो एस को एच की तरह बोलते हैं। तो सिंधु हो गया हिंदू। सिंधु उसके लिए इस्तेमाल किया गया जो सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे। तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को ईरानी लोग क्या कहने लगे? हिंदू। ईरानी से संपर्क में आए। ईरान से संपर्क में जब तुम आगे अगर दुनिया का मैप देखोगे
तो ईरान से इस जगह पे लगभग है यूनान, जिसको हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। जब ग्रीक लोगों का संपर्क हुआ ईरानी लोगों से, ईरान से, पर्शियन लोगों से, तो इनकी भाषा अलग थी यूनानियों की। उनके भाषा में हिंदू या सिंधु नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने इसी शब्द को क्या कहा? इंडोस। ग्रीक कॉल्ड इट इंडोस। ग्रीक लोगों को कैसे पता चला? ईरानियों से पता चला कि एक सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, लोग रहते हैं और वो काफी अच्छा अनाज उपजाते हैं, है ना। उनके हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉटन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस कहने लगे और इंडोस शब्द से ही बना इंडस। और बाद में चल के इंडस शब्द से बना इंडिया। ठीक है, तो हिंदू, इंडिया, इंडस, सिंधु, इन सारे नदी का ओरिजिन पता है। अब एक और शब्द है भारत। भारत शब्द, भारत नाम कहां से आया? राजा भरत से। भारत नाम का एक ट्राइब्स रहता था इस वाले रीजन में, है ना। ट्राइब, आदिवासी कबीले में लोग रहते थे। पहले के समय पे जो सारी सभ्यताएं थी, कबीले की सभ्यताएं होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, कहां गया? इंडस वैली, ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पहला सिविलाइजेशन है। उससे पहले जो लोग रहते थे वो कबीले में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। उसे हम लोग कहते हैं ट्राइबल, जो लोग कबीले में रहते हैं। तो उस समय जो लोग कबीले में रहते थे, हर कबीले का अलग अलग ट्राइब्स होता था। उसमें से एक ट्राइब था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पे भारत पड़ा। सर ये जो ग्रीक वाला पॉइंट है सर, ग्रीक का इंडस, तो ये वाला पॉइंट सर मैं दोबारा एक्सप्लेन। ईरानी क्या कहने लगे हिंदू सिंधु को? जब ग्रीक लोगों को पता चला ईरानी से कि यहाँ पे भी एक ऐसा, जब उन्हें इंट्रोडक्शन मिला तो उन्होंने इसी शब्द को किस तरह से बोले? उनको नहीं बोलने आता है। ये तो उन्होंने हिंदू को बोला या सिंधु को बोला? हिंदू को बोला। हिंदू को बोला। हिंदू या सिंधु बात तो सेम ही चीज है ना। जैसे भारत में ही अलग अलग जगहों पे जाओगे तो लोगों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है ना। चलो अब देखते हैं पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक मतलब वेद के बाद, वैदिक पीरियड जो था उसके बाद का जो पीरियड है, उसके बाद का जो समय है वो है पोस्ट वैदिक, है ना। वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक पीरियड वो पीरियड है जब वेद लिखे गए। सिंपल सी बात है ना। वैदिक पीरियड से पहले क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान देना सब चीजों को एक एक करके। प्री हिस्ट्री वो पार्ट है जब लोगों को, अब ये देखते हैं कि हमने एक तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लिया और कैसे कैसे फ्लो हुआ। अब देखते हैं कि इन सारे समय में लोगों क्या करते थे, लोग क्या करते थे। सबसे पहले लोगों ने लिखना शुरू किया इस वाले टाइम से, याद है? इस समय पे क्या लिखा गया? ऋग्वेद।
इस वाले टाइम पे कई सारी किताबें लिखी गई है ना, बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी कई सारी किताबें लिखी गई है ना, जो हम लोग अभी आगे जब उस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे क्या क्या चीजें लिखी गई। लेकिन लिखने का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ वैदिक पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें लिखी हुई है वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। प्री हिस्ट्री वाला पीरियड क्या है? प्री हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज। जो कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 5000 साल पहले तक का है। आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 5000 साल पहले तक का जो पीरियड है उसको स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पे लोग मुख्य रूप से पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। किस चीज के लिए? हथियार के लिए। इंसान जब सबसे पहले, इंसान की जरूरत सिर्फ एक ही थी, खाना, भोजन, जिसके लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, जानवरों के पास एक ही काम होता है ना, शिकार करना, खाना, है ना। तो स्टोन एज वो समय था जब इंसान जानवरों का शिकार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी चीजें, सबसे पहले इंसान जो है शिकारी हुआ करते थे, घूमते रहते थे, है ना, घूमते रहते थे, यहां से वहां घूमते रहते थे और जानवरों का शिकार करते खाते थे। बाद में वो लोग धीरे धीरे सेटल होने लगे और इस शिकार करने के लिए उनकी जो हथियारें होती थी वो पत्थरों की बनी होती थी, इसीलिए इसका नाम है स्टोन एज। तो शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया था वो था भेड़ और बकरी। ठीक है, तो इन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। इसके बाद जब जानवर पालतू बनाए, उसके बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि हम खेती भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज जो है इसी स्टोन पीरियड, स्टोन एज में डेवलप हुआ। तो स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सर स्टोन एज 20 लाख और 5000 साल कैसे? मतलब आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 5000 साल पहले तक, है ना। इसको ऐसे समझ लो, 20 लाख BC टू 5000 BC। BC का मतलब समझते हो ना? बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व। इस पीरियड को, स्टोन को हम लोग लिथिक कहते हैं। ग्रीक भाषा में लिथिक, लिथिक का मतलब स्टोन। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम इतिहास का वो हिस्सा देख रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिलते हैं, है ना, कि उस समय लोग रह रहे थे किसी जंगल में, किसी गुफा में, उस टाइम का पत्थर मिला, उस टाइम का कुछ पेंटिंग मिला, है ना। आज से 50,000 साल पुराना कोई पेंटिंग मिल गया, है ना, जो पत्थरों, गुफाओं की दीवार पे बनाए हुए थे।
तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी जीवन कैसी थी, वो क्या करते थे, कहां कहां रहते थे। हम लोग किसी भी चीज का एज कैसे पता करते हैं? कार्बन डेटिंग से, है ना, पत्थरों का, या फिर किसी कोई फोसिल्स है, कोई हड्डियां हैं, पुरानी हड्डियां मिलती हैं 2000-4000 साल पुरानी, उसकी एज पता की जाती है कार्बन डेटिंग मेथड से। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले को कहते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। दूसरे के कहते हैं मेसोलिथिक, मेसो का मतलब मिडिल, और तीसरा है नियोलिथिक। लिथिक शब्द का मतलब पत्थर, स्टोन। पैलियो मतलब पूर्व, है ना, स्टार्टिंग का, पहला। मेसो का मतलब बीच वाला, और नियो का मतलब नया। इसे हिंदी में पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग कहा जाता है। और नियोलिथिक जो है वो 10,000 BC से लेके 5000 BC तक का है। मुख्य रूप से पत्थर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? शिकार करने के लिए। तो पत्थरों के ये तीनों पीरियड बांटा गया है कई सारे बेसिस पे। उसमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण बेसिक है कि पत्थर के तरीके, हथियार बनाने का तरीका बदल गया। ये समय था जब पत्थर, रॉ पत्थर, ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते थे और लोग शिकार करते थे। कई सारे लोग एक साथ जुड़ जाते थे और वो जानवरों को पत्थर मार मार के उसको घायल कर देते थे और फिर बड़े मजे से उसको खाते थे। तो इस समय का जो पत्थर है वो नॉर्मल स्टोन है, उसको बड़े स्टोन, है ना, लार्ज स्टोन, इसको इस्तेमाल किया जाता था। और मुख्य रूप से शिकार बड़े जानवरों का किया जाता था। जहां पे जो स्टोन यूज होता था वो लार्ज हुआ करते थे, और भारी हुआ करते थे। इस समय मेसोलिथिक, बीच वाले पीरियड में जो स्टोन, है ना, पत्थर के हथियार यूज हो रहे थे वो छोटे होते थे। इसको हम लोग कहते हैं, स्टोन टूल जो यूज हो रहा था वो माइक्रो टूल्स थे, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते थे। तो ये चीज तो समझ में आ रहा था कि इस समय पे बड़े पत्थर, बड़े जानवर का शिकार ज्यादा हो रहा होगा, है ना। छोटे पत्थर का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि उस समय जो शिकार हो रहा हो शायद वो छोटे जानवरों का शिकार किया जा रहा हो, क्योंकि छोटे पत्थर से तो बड़े जानवर को मारना मुश्किल है। और तीसरा नियोलिथिक वो पीरियड है जब पत्थरों के जो औजार थे उनको पॉलिश किया जाता था, शार्प किया जाता था, नोकीला बनाया जाता था।
देखो इस समय पे जो स्टोन इस्तेमाल हो रहा था, स्टोन का टूल, वो शार्पर था या पॉलिश्ड। So माइक्रो टूल्स है। माइक्रो टूल्स। अब देखते हैं अलग अलग एज। कई बार तुम सुनते होगे ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, है ना। ये सारे एज क्या है? ये जो स्टोन एज है वो स्टोन एज किस समय को कहते हैं? जब मुख्य रूप से इंसानों के द्वारा किस चीज का इस्तेमाल हो रहा था? पत्थरों का, हर चीज के लिए। और इंसान के पास काम ही क्या था, है ना? मेनली उनका काम क्या था? शिकार करना, खाने का जुगाड़ करना। उसके लिए स्टोन एज में पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था। स्टोन एज के बाद पहला जो आता है, स्टोन एज के बाद शुरू होता है कॉपर एज। जब लोगों ने कॉपर की खोज की और कॉपर का इस्तेमाल करने लगे, है ना। कॉपर एज जो है, ध्यान देना, जब कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, अचानक से तुम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो और तुमने कुछ कॉपर ले आए, तो तुम सारे पत्थर का इस्तेमाल छोड़ तो नहीं दोगे ना। जैसे एक नया कपड़ा खरीदते हैं तो पुराना छोड़ देते हैं क्या पहनना? नहीं, धीरे धीरे खत्म होता है। तो जब लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय वो स्टोन का भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इस पीरियड को कहते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। कॉपर एंड लिथिक मतलब पत्थर, है ना। कॉपर और पत्थर दोनों चीज का इस्तेमाल हो रहा था। इसी कड़ी में अगला जो पीरियड आता है वो आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज मतलब क्या है? हिंदी क्या है ब्रॉन्ज का मतलब? कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। ब्रॉन्ज मतलब नहीं, ब्रॉन्ज जो है एक तरह का क्या है? ब्रॉन्ज का किस किस चीजों से बना होता है? ब्रॉन्ज मिश्र धातु है। किन किन चीजों से बनी होती है? तांबा और टीन से, ठीक है। ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टीन को मिला करके। ये जो ब्रॉन्ज एज है और कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर का भी इस्तेमाल हुआ है और ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हो बात को? लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये वाला हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक का पीरियड देखा, जब लोग पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे। पत्थर का इस्तेमाल करने के बाद कॉपर आया। कॉपर को फिर इंप्रूव करके ब्रॉन्ज बनाया गया। तांबा और ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कॉपर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जैसे जैसे हथियार, नए नए हथियार बनते गए, लोग और भी ज्यादा काम करने लगे, अलग अलग तरह की काम होने लगी। इसके बाद ब्रॉन्ज एज खत्म होने के बाद वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, जहां पे हथियार से ज्यादा वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, है ना। वैदिक पीरियड खास करके वो समय है जब लोग का इंटेलेक्चुअल विकास हो रहा था।
अभी तक जो लोग खाने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, अब धर्म और कर्म के बारे में सोच रहे हैं। भाषाओं की खोज हो रही है। इसके बाद ब्रॉन्ज का यूज करने के बाद कुछ दिनों का गैप के बाद फिर स्टार्ट होता है आयरन एज। जब लोगों ने लोहा का खोज किया, जब लोहा को खोजा गया और हथियार लोहे के बनाए जाने लगे। अब देखो कैसे हमने पत्थर से कॉपर, ब्रॉन्ज और फिर आयरन के हथियार का इस्तेमाल किया। आयरन बनता है, किसने कहा? कॉपर ब्रॉन्ज से मिलकर आयरन नहीं बनता है। यह है कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लोगों ने जब जो इसने भी कॉपर खोजा, फिर ब्रॉन्ज बनाया गया और फिर आयरन बिल्कुल एक अलग मेटल है। बताया तो इंडस सिविलाइजेशन में कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था और आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ पोस्ट वैदिक पीरियड में। इसके ऊपर लिखने का कुछ तो मतलब है। जब आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो आयरन काफी मजबूत, स्ट्रांग होता है, जिसके बेसिस पे जिन लोगों के पास आयरन ज्यादा वो लोग उतने ज्यादा ताकतवर, है ना। और मगध का साम्राज्य, तुम सब लोगों ने सुना होगा, मगध का साम्राज्य, ये वही समय है। पोस्ट वैदिक पीरियड को हम लोग महाजनपद का भी पीरियड कहते हैं। जनपद शब्द इस्तेमाल होता है बड़े साम्राज्य के लिए। महाजनपद मतलब बड़े साम्राज्य। और इन बड़े साम्राज्यों में, महाजनपद में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसकी चर्चा कहां की हुई है? बुद्धिज्म में, है ना। कई सारी किताबों में, मुख्य रूप से जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं, है ना, इसमें इस समय की चर्चा की हुई है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें धीरे धीरे कौन सा साम्राज्य सबसे, मगध का साम्राज्य सबसे आगे और सबसे बड़ा, सब पे विजय प्राप्त करके सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। ठीक है, आगे आकर के हम लोग करेंगे। चलो यहां तक लिख लिए हो। ब्रॉन्ज एज के बाद सर इंडस वैली, उसके बाद वैदिक पीरियड, उसके बाद पोस्ट वैदिक। अरे ब्रॉन्ज एज नहीं, दोनों एक ही चीज को मैंने ऊपर में ही बताया कि ये प्री हिस्ट्री का वो पीरियड है, स्टोन एज कहते हैं। 3 पार्ट है इसके। इस समय प्री हिस्ट्री के टाइम पे स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था। इंडस वैली के टाइम पे किस तरह की चीजों का इस्तेमाल हो रहा था? कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था। उसी तरह से वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में हम लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब हम लोग इस तीनों के बारे में आज की क्लास में पढ़ते हैं। इस तीनों के बारे में बेसिक चीज की क्या खासियत है इस पीरियड की, क्या खासियत है इस पीरियड की और क्या खासियत है इस पीरियड की। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसको मिटा के आगे लिखो। आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लिखो, हेडिंग डालो पैलियोलिथिक पीरियड। कब से कब तक होगा? चलो, उस समय तुम लोग क्या हो गए? हैं? बंदर? क्या थे? मर गए थे? पैलियोलिथिक पीरियड
पूर्व पाषाण पूरा पूरा सही देखो, डंडा पूरा पैलियोलिथिक पीरियड समय क्या है? 20 लाख से लेके 12,000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब 0 साल से पहले। अभी 2000 साल चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, तो ये 2021 से कम जाते जाओगे कहीं कहीं जीरो आएगा ना, 1 0, उससे पहले का टाइम। चलो इसमें पहला चीज लिखो, people used to live like hunter and gatherer। हंटर का मतलब होता है शिकार करने वाला, और गैदरर का मतलब होता है जो, हाँ, चुनने वाला। देखो जो गैदरिंग करके, जैसे पेड़ से कुछ फल गिरा उसको चुन के खाने जो लोग इकट्ठा करते हैं। तो इस समय लोगों के पास कुछ खास नॉलेज नहीं थी। लोग जो है शिकार करते थे, जो आम जानवर जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रहा करते थे। ठीक है, इसके साइट्स कहां कहां पे इस समय के जो लोग रहते थे, पैलियोलिथिक पीरियड पे जो इंसान रहते थे, वो कहां कहां पे रहते थे, है ना। तो वो हम लोग लिखेंगे साइट्स। कौन कौन साइट्स का मतलब किस किस जगह पे रहते थे। तो भारत में जो इंपॉर्टेंट जगह मिले हैं जहां पे इस समय के लोग रहते थे, उसका नाम लिखो भीमबेटका। मध्य प्रदेश। कहां पे है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। उसके बाद लिखो बेलान वैली। बेलान वैली यूपी। बेलान वैली है नर्मदा के जो नीचे वाला यूपी है ना, साउथ वाला यूपी, नर्मदा एमपी के पास बॉर्डर वाला, उस जगह पे। ठीक है, उसी तरह से आसाम में भी जो गारो हिल्स, आसाम में एक पहाड़ है जिसका नाम है गारो हिल्स। आसाम और मेघालय। आसाम मतलब उस टाइम पे आसाम गारो हिल्स के आसपास के रीजन में बहुत जगह पे रहते थे, पर सब जगह को याद नहीं कर सकते ना, हम बस इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं 2-3 नाम। चलो इसके बाद लिखो ऑस्ट्रिच का नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग या शुतुरमुर्ग? वो आता है ना।
ऑस्ट्रिच एग्स, शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए हैं पाटन करके एक जगह है महाराष्ट्र में। देखो ऑस्ट्रिच एग has been found in पाटन महाराष्ट्र। ये जो ऑस्ट्रिच एग है वो किस पीरियड का है? पैलियोलिथिक पीरियड का। हमारे अगर हम किसी भी चीज को, हमें कोई भी बहुत पुराना चीज मिलता है ना, अंडे, अब वो अंडे का मुखली जो है उसका हमें कवर मिला होगा, पूरा अंडा तो नहीं मिला होगा, कवर। तो उस टाइम के जो हमें आर्टिफैक्ट्स या कोई भी फॉसिल्स मिलता है, हम उसका एज प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक है कार्बन डेटिंग मेथड से। तो ये जो ऑस्ट्रिच है वो किस पीरियड का है? पैलियोलिथिक पीरियड का। और इन अंडों पे जो है पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग्स पे पेंटिंग बनाए हुए हैं जो कि पाटन महाराष्ट्र में मिला है। ऑस्ट्रिच भारत में अब नहीं पाया जाता है ना, ये अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन उस समय शायद भारत में भी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच पाया जाता था। ठीक है, शायद फायर, आग की खोज इसी टाइम में हुई थी, है ना। एग्जैक्टली कहां पे हुई थी और कैसे हुई थी ये हमें नहीं पता, है ना। शायद हवाएं चल रही होगी, दो पत्थर आपस में टकराई होगी और लोग पत्थर के ही औजार लेकर के घूमते थे, तो शायद इससे उन्हें पता चला हो कि आग से हम किसी चीज को पका सकते हैं, जिस जानवर को मारते हैं उसको पका के हम खा सकते हैं, है ना। ज्यादा टेस्टी लगा होगा पका के खाने पे। तो फायर की खोज कब हुई? फायर, या फिर इसको ऐसे लिखो, फायर वॉज डिस्कवर्ड इन पैलियोलिथिक पीरियड। एग्जैक्टली हमें नहीं पता। अब देखो ये जो समय था 20 लाख साल से, 20 लाख समय पे कैसा मौसम था हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि लगभग 20,000 ईसा पूर्व, 20,000 ईसा पूर्व जो है आइस एज था। आइस एज का मतलब है कि जो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और धरती का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम था। आइस एज का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा धरती पे जो है बर्फ जमा हुआ था। टेम्परेचर क्या था? एवरेज टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम था, जिसकी वजह से अगर 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम जाएगा तो क्या होंगी? बर्फें ज्यादा होने लगेगी, ग्लेशियर और बड़े होने लगेंगे, और समुद्र का पानी जो अभी पिघला हुआ है वो बर्फ होके जमने लगेगा। कहां पे? ग्लेशियर पे। तो ऐसा अनुमान है कि 20,000 साल पहले 20,000 साल पहले आइस एज अपने पीक पर था।
इस समय एवरेज टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम थी और सी लेवल 150 मीटर, है ना, 150 मतलब अराउंड 150, एग्जैक्टली 150 के आसपास सी का जो लेवल था 150 मीटर कम था। एक 150 मीटर कम था। 4-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने से, है ना, ये 4-5 डिग्री कम था। आज देखो 4-5 डिग्री मात्र बढ़ गया है तो समुद्र का लेयर कितना ऊपर आ गया, 150 मीटर। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे जो द्वीप हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, वो समुद्र के तल से, सी लेवल से मात्र हार्डली 2 फीट 4 फीट 1 मीटर की ही ऊंचाई पे है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस भी समुद्र का लेयर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो समुद्र का लेयर 4-5 डिग्री में 150 मीटर ऊपर था, नीचे था, कम था, अराउंड 150 मीटर कम था। अराउंड पहले लिख लो, 150 से पहले लिख लो अराउंड। बात को समझे रवि? समझ रहे हो ना कि उस समय आइस एज अपने पीक पे था, बहुत ठंड पड़ रही थी और ज्यादातर जो पानी है अभी समुद्र का पानी 150 मीटर कम था, वो सारे बर्फ बन के ग्लेशियर में जमे हुए थे। ठीक है, इसके बाद लगभग 14,000 साल पहले अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लगा, है ना। 14,000 साल पहले अर्थ का टेम्परेचर गर्म होने लगा और 12,000 साल पहले, अगले 2,000 सालों में, 14,000 साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक आइस एज खत्म हो गया। आइस एज जब खत्म हुआ तो एक तो समुद्र का ऊपर बढ़ने लगेगा लेयर, ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आई, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और समुद्र का तल ऊपर उठने लगेगा। शायद यही वो पीरियड था जब लगभग 12,000 साल पहले, 14,000 साल पहले जो है अर्थ का टेम्परेचर गर्म होने लगा। लिखो, अर्थ का टेम्परेचर वार्म होने लगा। ठीक है, तो शायद यही वो समय था जब 12,000 साल पहले हमने देखा है कि पेलियोलिथिक समय खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है मेसोलिथिक समय। जब ठंडे का समय था तो क्या क्या होगी बातें, लोग गुफाओं में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे ना, और जब ठंड का टाइम होता है तो तुम बाजार से राशन कितना खरीद के लाते हो, ज्यादा लेके आते हो कि भाई 4 दिन हम घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, हैं? सही बात है कि नहीं है? तो जब लोग थे गुफाओं में रह रहे थे तो वो भी सोचेंगे ना कि बड़ा जानवर मार लेते हैं, आराम से फुल फैमिली जो है 10 दिन तक खाएंगे, है ना। तो मेसोलिथिक ये पीरियड था जब लोग गुफाओं में रह रहे थे और वो बड़े जानवर का शिकार करते थे, जिसके लिए उन्हें बड़े पत्थरों की जरूरत पड़ती थी और भारी पत्थरों की जरूरत पड़ती थी। अब क्या हुआ कि अब ठंड का समय कम गया, जब ठंडी कमेगी, जमीन पर से बर्फ कम जाएंगे
तो क्या होगी, ग्रास बढ़ जाएंगे, घास बढ़ेंगे ना। जमीन पे अगर कुछ ना हो तो घास अपने आप उगाते हैं। तो जब आइस एज खत्म हुआ तो धरती पे ग्रासलैंड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सारे ग्रासलैंड, घासें उगने लगे। और जब घासें उगने लगेगी तो क्या होंगे, भेड़ और बकरी और ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, है ना। पहले धरती का ज्यादातर हिस्सा मान लो बर्फ से ढका हुआ है, घासें नहीं उग पा रही थी। अब घासें उगने लगी क्योंकि बर्फ कम हो गया। क्यों बर्फ कम हुआ, क्योंकि आइस एज खत्म हुआ। तो बर्फ कम होने की वजह से छोटे जानवर जो घास खा करके रहते हैं जैसे भेड़ और बकरियां, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने लगी। तो लोग जो पहले बड़े जानवर का शिकार करते थे अब छोटे जानवर का शिकार करने लगे, क्योंकि वो उनको आसानी से मिल जाने लगा और वो गुफाओं के बाहर आकर के घूमने लगे। तो 12,000 साल पहले लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। छोटे जानवर है ना, उनका शिकार करना आसान। जो अभी तक लोग बड़े जानवरों का शिकार कर रहे थे अब छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। और यहीं से स्टार्ट होता है मेसोलिथिक पीरियड। शायद सबसे पहले लोगों ने कपड़ा भी इसी पीरियड में पहनना शुरू किया होगा, ये जो आइस एज वाला पीरियड है। चलो मेसोलिथिक के समय, मेसोलिथिक को हेलोसीन भी कहते हैं, तुम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलोसीन कहते हैं, जिसका मतलब होता है वार्मर क्लाइमेट, है ना, रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट। तो यहां पे मेसोलिथिक पीरियड में सबसे पहला तो क्या होगा, वार्मर क्लाइमेट हमने देखा। अच्छा हाँ, इससे संबंधित एक और चीज है, आइस एज क्यों आया इसका हमें कारण नहीं पता, लेकिन धरती के करोड़ों साल के इतिहास में लगभग हर 1 लाख, है ना, 1 लाख से 5 लाख साल पे, हर 1 लाख साल पे धरती का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको कहते हैं आइस एज। अभी होगा, जैसे लास्ट आइस एज जो आया वो लगभग 20,000 साल पहले आया। तो 20,000 साल पहले से लगभग 1 लाख साल पहले के आसपास जो लोग, उस समय फिर से धरती का टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होगा, है ना। कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि आइस एज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि उस समय बर्फ था फिर आएगा। अभी हम बहुत ज्यादा, देखो क्या हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा कि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सारे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, समुद्र का तल ऊपर उठता जाएगा और धुएं की वजह से परमानेंटली बादल भी स्मॉग बोलते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं, है ना। सोचो आसमान में अगर पूरा पॉल्यूशन, धुआं अगर भरा हुआ हो तो क्या सूर्य की रोशनी धरती तक आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं आ पाएगी तो धरती क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और धीरे 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 धरती कितना हो जाएगा, काफी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा, है ना, लोगों की संख्या, जानवरों की संख्या कमने लगेगी, पॉल्यूशन अपने आप कम जाएगा, है ना। तो ये एक क्या है, एक चक्र है ना। मजे करो, अगला 80,000 साल और है तुम्हारे पास मजे करने के लिए, उसके बाद तो फिर आइस एज आना ही आना है। 1 से 5 लाख साल में आता है, 1 लाख साल के आसपास मान के चलो, इतना कोई ऐसा ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है 1 लाख, लेकिन है ये मोटा मोटी कुछ आगे पीछे भी हो सकता है ना। 1 लाख 10 लाख साल भी हो सकता है एग्जैक्टली। सर अगर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। हाँ, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, हैं? पृथ्वी गर्म हो जाएगी।
पृथ्वी गर्म हो जाएगी ग्रीन हाउस इफेक्ट से, सही बात है, लेकिन कब तक गर्म होगी? जब तक पृथ्वी के गर्मी का सोर्स क्या है, पृथ्वी क्यों गर्म हो रही है? धूप, सूर्य की रोशनी की वजह से गर्म हो रही है ना। अगर सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो जाए तो क्या धरती गर्म होगी? फिर ठंडी होने लगेगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी लगभग हर 10,000 साल में बदल जाता है। अभी धरती का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? साउथ से नॉर्थ, बताया था। ये फिर ये क्या होगा? बदल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? पहला चीज लिख लिया, वार्मर क्लाइमेट। ठीक है, ये काम जो है, क्लाइमेट वार्म हो रहा था, गर्म हो रहा था। अब एक दिन में तो क्लाइमेट गर्म नहीं हो जाएगा ना जी, है ना। गर्म होने में भी समय लगता है, धीरे धीरे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर चेंज होता है। तो लगभग 2000 सालों में जो आइस एज था वो कन्वर्ट होकर के रिलेटिवली गर्म हो गया, वार्मर क्लाइमेट आ गया, है ना। चलो, ये वो समय था जब शिकार किया जाता था, हंटिंग ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर एनिमल। ये स्मॉलर एनिमल को क्यों, इन्हीं को, छोटे जानवरों का शिकार क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? बर्फ पिघले और घास की संख्या बढ़ने लगी। तो घास जब बढ़ेंगे तो घास खाने वाले जानवर तो बढ़ेंगे ही ना। तो लोग जो है छोटे जानवरों का शिकार करने लगे और इसीलिए डेवलप हुआ हेंस दे स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोलिथिक टूल्स, है ना। पत्थर के ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार, ये सारा एक दूसरे से लिंक है ना। इसको अगर अच्छे से समझ लो तो तुम्हें बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। क्यों छोटे टूल का इस्तेमाल किया जाने लगा? क्योंकि छोटे जानवर लोग खाने लगे। क्यों छोटे जानवर खाने लगे? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई ना, उनको पकड़ना आसान हुआ। चलो अगला पॉइंट लिखो, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड। जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। राजस्थान और एमपी के कुछ हिस्सों में हमें ये प्रमाण मिला है कि लोग जो है जानवरों को पालतू बनाने लगे। अभी तक जो लोग साल के में ज्यादातर समय गुफाओं में रहते थे, अब वो बाहर निकल के घूमने लगे, है ना। बाहर निकलकर घूमने लगे। तो जब बाहर निकलोगे तब एक दूसरे से मिलोगे, है ना। हमें अपना और पराया का एहसास कब होता है? जब हम किसी और से मिलते हैं। अगर तुम एक ही परिवार के हो, एक ही जगह रह रहे हो, कभी किसी दूसरे से इंटरेक्ट नहीं किए, तो अपना पराया कुछ नहीं होता है फिर, है ना। तो जब लोग बाहर निकलने लगे तो उन्हें जानवरों की जरूरत पड़ने लगी, है ना। पालतू बनाने लगे जानवरों को, है ना। ये जानवर उनको शिकार करने में मदद करते थे। ठीक है, चलो आगे लिखो। अभी तक
अभी तक एग्रीकल्चर का कोई प्रमाण नहीं मिला। मेसोलिथिक पीरियड में क्या एग्रीकल्चर था? खेती बाड़ी नहीं थी, कृषि नहीं थी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, फैमिली लाइफ स्टार्टेड। अभी तक परिवार नाम का कोई चीज नहीं था। अब लोग आपस में एक फैमिली एक साथ रहने लगे। है ना? इसके प्रमाण कैसे हमें पता चलता है कि फैमिली लाइफ स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसके प्रमाण मिले हैं। कैसे प्रमाण मिले हैं? कि एक जगह कब्र जानते हो, है ना? सिमेट्री जो है, तो सिमेट्री, तो उसमें क्या होता है कि एक फैमिली के लोग को एक जगह दफनाया जाने लगा, है ना? हर किसी को दफनाने की अलग अलग जगह थी। तो इससे क्या समझ में आता है कि इस लोग में और उस लोग में कुछ तो फर्क रहा होगा। अगर कोई एक इंसान का घर यहां है, दूसरा घर थोड़ी दूरी पे है, तो इससे क्या पता चलता है? ये तो पता चलता है ना कि इस घर में 4 लोग रह रहे थे, वो आपस में समहाउ रिलेटेड थे, जो कि वो बाकी के 4 दूसरे थे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है फैमिली का। तो सबसे पहले लोग, अभी तक लोग जानवरों का परिवार होता है? नहीं होता, है ना? होता है। प्यार मतलब परिवार होता है। फैमिली का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? फैमिली वो है जिसमें 3 चीज होने चाहिए, ठीक है? माँ, बाप और बच्चे। जानवरों में माँ और बच्चे तो होते हैं, लेकिन बाप नहीं होते। मतलब रेयर ही तुम देखोगे कि हाँ, जैसे एक कबूतर है, तुम देखो बहुत सारे पक्षियों को अपने बच्चों के साथ वो जा रही है ना? लेकिन बहुत रेयर देखोगे कि उसके पापा भी उसके साथ जा रहे हैं। पापा तो होंगे, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं रह रहे ना, समझो चीजों को, है ना? तो फैमिली शब्द का मतलब होता है जहां पे रिलेशन कैरी फॉरवर्ड होता है ना? मेल फीमेल बच्चे, फिर उनके मेल फीमेल बच्चे, ऐसा जनरेशन हो, कंटिन्यूटी हो। तो लोग अभी तक जो है परिवार की तरह अब रहने लगे। इस समय का भी प्रमाण भीमबेटका का जो एमपी में की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका का इससे पहले देखा था, है ना? पैलियोलिथिक का भी प्रमाण मिला था, वहां पे इस समय का भी प्रमाण मिला है उस गुफाओं में। तो भीमबेटका जो साइट है, भीमबेटका जो जगह है एमपी का, उसमें पैलियोलिथिक के साथ साथ मेजोलिथिक पीरियड का भी प्रूफ मिला है। लिख लो। भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स belongs to रॉक पेंटिंग्स दिस पीरियड। हाँ, वहां पे ये जो भीमबेटका केव्स है, कई सारी गुफाएं हैं वहां पे, उसमें पेंटिंग किए हुए मिले हैं। कहां पे है ये जगह? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ये जो गुफा है, भीमबेटका की जो गुफा है, उसमें बहुत आगे तक, है ना, गुप्ता मौर्यन गुप्ता पीरियड तक के भी पेंटिंग मिले हैं। अब बहुत बड़ी गुफा है, उसमें कुछ पेंटिंग है जो 50-20 हजार साल पुराना है, कोई पेंटिंग है 2000 साल पुराना, कोई पेंटिंग 1500 साल पुराना, हो सकता है ना ऐसा। तो मेसोलिथिक वाला सर पीरियड खत्म हो गया, मतलब
हम लोग दोबारा पता उस पे पैलेओलिथिक पे आ गए। जो सर मेसो वाला था वो सर फैमिली के बाद एंड हो गया उसका, मतलब टॉपिक का नहीं, ये बता रहा हूँ ना किस पीरियड। अच्छा, पैलियोलिथिक पीरियड मिटाया नहीं, अभी पैलियोलिथिक नहीं चल रहा है ना, अभी मेसोलिथिक चल रहा है ना। हाँ सर, बट भीम वेद का जो पीरियड है वो तो इसमें आता है पैलियोलिथिक में। सुनो बात को, भीम वेद का एक जगह है जहाँ पे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में कई सारी चीजें प्रमाण मिला है कि वहां पे पैलियोलिथिक पीरियड के भी लोग रहते थे। उसी गुफाओं में ये भी प्रमाण मिला है कि उसमें मेसोलिथिक के उसमें कई सारी पेंटिंग्स हैं जो मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग है। भीम वेद का एक जगह है ना, कोई घर है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें सिर्फ एक साल कोई एक लोग रहे, तुम्हारे दादा भी रहेंगे होंगे उस घर में, तुम्हारे पापा भी रहे, तुम भी रहोगे, तुम्हारा बेटा भी बच्चा भी रहेगा उसी घर में, है? सर आपके घर में आपको पोस्ट है। चलो अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया है ना, लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब ये मेसोलिथिक पीरियड का एंड पे हम आ गए हैं, जब जानवरों को पालतू बनाया गया, घासें उगने लगी। शायद उन्हीं घासों में अपने आप व्हीट और जैसे गेहूं है, बार्ले है ना, इन सब गेहूं और जौ, बार्ले क्या होता है, जौ, तो इन सब के पौधे उगाए हो, है ना। और अभी तक इन पौधों को, गेहूं का पौधा उगाया तो एक तो घास, अगर तुम्हें पता ना हो कि ये गेहूं है तो तुम क्या समझोगे, ग्रास है ना, उसको जानवर खा रहे हैं। तो शायद लोगों ने सीखा कि ऐसे जो सीड्स हैं, है ना, ऐसे जो पौधे हैं, ऐसे जो घास हैं, इसमें से एक बीज निकलता है और हम इसको कहीं भी डाल देंगे तो वहां फिर से ये उपज जाएगा। तो यहां से शुरू होता है कि लोगों ने खेती करना सीख लिया। कैसे सीख लिया, जो उनके आसपास घासें दिख रही है उन घासों में से वो यूज करने लगे, क्योंकि जानवर उसको खा रहे थे। फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया होगा, उनको बढ़िया लगा होगा, है ना, जौ खा के मजा आ गया होगा, अब बोले कि भाई अब तो। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये भी सीख लिया कि ये अपने आप तो उगता है, लेकिन हम चाहें तो इसको अपने से भी उगा सकते हैं। कैसे, गेहूं के बीज को किसी जगह पे जाके डाल दो, किसी लैंड पे, जमीन पे डाल दो, तो वहां पे वो खुद उगाएगा। तो उन्होंने क्या चीज सीख लिया, खेती करना सीख लिया। और जहां से खेती करना सीखा वहीं से स्टार्ट होता है नियोलिथिक का पीरियड। लगभग 10,000 साल से 5,000 साल ईसा पूर्व तक। सबसे पहला और मुख्य पॉइंट, एग्रीकल्चर started
अराउंड 10,000 BC, 10,000 जहां से मेसोलिथिक पीरियड का स्टार्ट होता है। ठीक है, 10,000 साल पहले से जहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो प्लांट, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया गया, किसका किया गया? बार्ले एंड wheat was the first crop बाद में मतलब जो होता है ना, हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, यही वो पीरियड था जब चक्की का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील। invention of roller wheel. सर ये व्हील इन सेंस ऑफ चक्की के इन सेंस में Wheel तो गाड़ी का पहिया व्हील होता है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई पहिया, उसका पहिया भी बनाया जा सकता है। वो जो पोल्ट्री बनाते हैं, मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, उसमें भी व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। पर व्हील जो है इन्वेंट किया गया कि अगर कोई गोल चीज है ना, जैसे एक पत्थर है, अगर उसको घुड़काना है ना, तो अगर वो गोल है तो उसको घुड़काना आसान होता है ना। तो लोग ये सब चीज तो देख रहे थे ना, नेचर में बहुत सारे पत्थर है जो गोल है ना। मान लो पहाड़ के ऊपर किसी क्षेत्र पे ऊन खेती कर रहे हैं, अब वहां से फसल को नीचे तक ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? या तो एक एक करके ले जाएंगे, या तो क्या करेंगे, सबको ऐसे बांधेगी कि वो गोल जैसा बन जाए और उसको वहां से लुढ़का दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें लोग सीख रहे थे, ऐसे सीख रहे थे, है ना। तो वो तो न्यूटन आके गड़बड़ कर दिया, है ना, नहीं तो अभी तक हम लोग भी कुछ कुछ नई चीजें जो है खोजी जा रही होती। न्यूटन ने स्टार्ट कर दिया, न्यूटन के बाद जो है विज्ञान का बहुत तेजी से विकास होने लगा, है ना। चलो, इन्वेंशन ऑफ व्हील लिखे। अब देखो कि लोगों ने एग्रीकल्चर, खेती करने में उनको इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा कि उन्होंने जबरदस्त खेती किया और अनाज खपत से ज्यादा हो गया, सरप्लस होने लगा। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अनाज की उपज होने लगी। अब अभी जैसे कई बार ठंड के मौसम आते हैं, उस समय भी ठंड के मौसम आते होंगे, कभी 2-2, 3-3 महीना बारिश होती रहती होगी। बारिश के समय पे लोग जो है खेती नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। या कोई भी ऐसा मौसम होगा जब उनको बाहर निकलने का मन न करे, तो उन्होंने, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि अनाज को जो है कहीं पे जमा करके रखें, ताकि उस समय भी हम इसको, आज उपज हुई तो आज ही तो नहीं सारा खा जाएंगे। तो सरप्लस जब एग्रीकल्चर का होने लगा तो उनके दिमाग में आया इसको स्टोर करने का, इसको स्टोर किया जाए, है ना। और स्टोर करने के लिए आग बन चुका था। लोग जो भी जानवरों को आग से पका के खाते थे, अब गेहूं को और जौ को, चावल को भी आग से पका के खाने लगे। इन सब के लिए बर्तन की आवश्यकता थी, व्हील ऑलरेडी बन चुका था। तो इन सारी चीजों से करते करते, जैसे एक तो है कि सरप्लस हुआ, सरप्लस ऑफ ग्रेन्स, अनाज की सरप्लस को क्या कहेंगे, बहुयात, बहुत ज्यादा हो जाना, सरप्लस। जरूरत से ज्यादा सरप्लस नहीं तो खपत से ज्यादा, है ना। सरप्लस। तो सरप्लस ऑफ ग्रेन्स, इसके लिए उन्हें क्या, किस चीज की आवश्यकता हो गई?
स्टोर करने की, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन स्टार्टेड। ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज। पोट्री का मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। स्टार्टेड टू स्टोर फूड, खाने को जमा करने, जो खाना था उनका, उनको रखने के लिए पोल्ट्री स्टार्ट हुआ। लिख लियो। चलो अगला पॉइंट लिखो। कौन हिल रहा है? प्रूफ ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। अभी तक जो जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े, पत्तों से जो लोग पहनते थे, मोगली टाइप है ना प्रभात, तुम्हें सारा याद है मोगली का? हाँ सर देखा है। अभी भी देख रहे हो? नहीं तो भाई देखता था। भाई देखता है। हाँ भाई स्कूल में नहीं, फर्स्ट ईयर में। किस पे आता है? तो अब लोग जो है कॉटन के कपड़े पहनने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बाद अब लिखो कि किन किन जगहों पे ये सारा काम कहां कहां पे हो रहा था। दो तीन इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम में भी आते हैं, उसको हम लोग कहेंगे न्यूलिथिक साइट्स कहां कहां पे है। पहला लिखो मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट में, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो एरिया है बलूचिस्तान का, वहां पे पड़ता है। खेती देखे। तो मेहरगढ़ में किस किस चीज के प्रमाण मिले हैं? देखो पहला व्हीट एंड बार्ले, wheat and barley, goat and sheep, उसके बाद कॉटन भी मिला यहाँ पे। क्या क्या चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी, है ना, मेहरगढ़ में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही थी, इससे क्वेश्चन रहता है। देखो पूछा जाएगा सबसे पहले गेहूं का उपज, है ना, गेहूं का उपज की प्रमाण किस जगह पे मिलते हैं? पाकिस्तान। मेहरगढ़, ठीक है, जो कि अभी का पाकिस्तान में पड़ता है, पर ये है ना।
आगे लिखो। दूसरा लिखो, यूपी का एक साइट है कोलडीवा। कोलडीवा लिखो, KOLDIWA। कोलडीवा जो कि कहां है? यूपी में है। इस जगह पे हमें प्रमाण मिलता है सबसे पहले राइस का, चावल का उपज कर हो रही है। ठीक है, ये जो है इलाहाबाद के नीचे, कोलडीवा जो है वो इलाहाबाद के साउथ में, नर्मदा जो है, सॉरी विंध्या जो माउंटेन है उसके उत्तर में पड़ता है। विंध्या के नॉर्थ में है ना ये जगह है। इसको बेलान वैली भी कहते हैं। लिख लो इन सभी का नाम। बेलान वैली यूपी, जहां पे हमें किस चीज का प्रमाण मिला है? राइस का। चलो यहां पे लिख लो, सॉरी मेहरगढ़ में एक और चीज जोड़ दो, मड ब्रिक हाउसेस। मड ब्रिक हाउसेस। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और इंपॉर्टेंट नाम है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे कितनी सारी चीजें मिली है। ठीक है, अगला तीसरे नाम पे लिखो, चिरांद, बिहार। चिरांद कहां है? हाँ, चिरांद। जहां पे हमें वीट भी मिला है, वीट, बार्ले, ऑक्स। चिरांद करके एक जगह है बिहार में, बैल। चलो इस जगह तक समझ गए ये तीनों पीरियड। अब ये जो 5000 साल पीरियड तक जो न्यूलिथिक पीरियड चला, कब तक चला? 5000 साल तक। अभी यहाँ पे जैसे मेहरगढ़ जो है एक विलेज था, एक गांव जैसा डेवलप था। मेहरगढ़ एक गांव जैसा था जहां पे लोग खेती कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे, कपड़े बना रहे थे, घर बना रहे थे, है ना, बर्तन बना रहे थे, ये सारी काम कर रहे थे वहां पे। इसके बाद लगभग फिर 1-2 हजार सालों तक इसके ये सारा स्टोन एज है। इसके बाद कौन सा एज आया था? चैलियोलिथिक एज। कैलियोलिथिक एज। उस कॉपर एज में कई सारे कल्चर बने जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता। तो इसके बाद ये जो स्टोन एज है, इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग का जो पीरियड था उसमें मुख्य रूप से कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा था
और बाद के जो पीरियड थे उसमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाना था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वहां पे ज्वेलरी भी बनाए जा रहे थे, मोतियों के बहुत अच्छे अच्छे चीज बनाए जा रहे थे, खिलौने बनाए जा रहे थे, है ना। और काफी सारी प्रूफ भी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता उस सभ्यता को कहते हैं जो सिंधु नदी के, सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास बसी हुई थी। इसमें कई सारे सैकड़ों शहर थे, है ना, जिसमें सबसे प्रमुख कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी। और सिंधु घाटी, ये जो मेहरगढ़ जो एक गांव है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है मुख्य रूप से वो अर्बन कल्चर है, शहरी सभ्यताएं हैं, है ना। वहां के जो साइट्स हैं वो शहर की तरह हैं, एक घर उसके बाद दूसरा घर, एक सड़क बना हुआ है ना, काफी सारी चीजें। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन कई सारे रहते हैं, किस जगह पे क्या मिला। यहां तक ये वाला चीज तो कंप्लीट हो गया, स्टोन एज। इसके बाद स्टार्ट होता है मेटल एज। मेटल एज का पहला पीरियड कॉपर और ब्रॉन्ज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड जहां पे वेदा लिखे गए, और फिर आता है आयरन एज, जब आयरन का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस आयरन एज पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद कई दिनों के उसके बाद आता है पोस्ट वैदिक पीरियड में 16 महाजनपद, हमने सुना है ना, 16 बड़े बड़े किंगडम थे जो आपस में लड़ रहे थे, और उसमें से सबसे बड़ा कौन उभरा? मगध अंपायर। तो मगध अंपायर से, फिर मगध अंपायर से भी कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और करेंगे और करेंगे। थक गई नहीं थकी नहीं हूँ। तो